तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी के अंदर कल जो है हमने कुछ द्वीपों के बारे में पढ़ा था, भारत समूह के। ठीक है, भारत समूह के कुछ जो महासागर हैं उनके अंदर द्वीप है, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, कल हम थे अपने अरब सागर में। जो लास्ट लेक्चर था वो हम थे बे ऑफ बंगाल में, सॉरी बे ऑफ बंगाल में थे। बे ऑफ बंगाल के अंदर हमने अंडमान निकोबार इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये हमारा अंडमान का पार्ट था, ये पढ़ लिया था। और ये जो है हमारा ये निकोबार का पार्ट था, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। कितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था उसके बारे में जान लिया, जैसे नॉर्थ अंडमान था, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, फिर एक ये जो लाइन है 10 डिग्री चैनल, ये लाइन थी जो अंडमान और निकोबार को अलग अलग करती है। ठीक है, निकोबार के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था इसको भी। ठीक है, एक कार निकोबार ये वाला है। ठीक है, उसके बाद है आपका ये लिटिल निकोबार है और ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट के बारे में हमने जानकारी ली थी, है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इस वाले समूह के हमारे टोटल जो द्वीप थे वो 576 थे अप्रोक्सीमेटली। उनमें से 36 पर क्या था, निवास था। ठीक है, इनके बारे में पूरा हमने पढ़ लिया था, जितने भी हमारे ये बे ऑफ बंगाल के बारे में जानना था, इनके द्वीपों के बारे में। आज जो हम चर्चा करेंगे दूसरा है अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। अरब सागर के अंदर है लक्षद्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि लक्षद्वीप जो है कहाँ का द्वीप है। सबसे पहले तो अरब सागर का द्वीप, अरब सागर का द्वीप है। ठीक है, तो अरब सागर के द्वीप में कौन कौन सा, सबसे पहले लक्षद्वीप तो नाम है, लेकिन लक्षद्वीप एक जो है जो आइसलैंड है उनके समूह को कहा गया। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो समूह है उसके अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते हैं उनके बारे में एक बार हम थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है, उनके अंदर जो द्वीप आते हैं वो है आपका मिनकॉय, कवरती, लक्षद्वीप और पिट्टू द्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप समूह के अंदर कौन कौन से आते हैं, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप जो समूह है इसके अंदर आपके आते हैं मिनकॉय, कवारती, और लक्षद्वीप और पिट्टू द्वीप। ठीक है, इनके समूह से बनकर जो है, इन सबके समूह से बनकर क्या बना हुआ है हमारा लक्षद्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप एक समूह है जिसके अंदर ये सारे द्वीप हमारे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपके लक्षद्वीप और मिनकॉय के बारे में। ठीक, लक्षद्वीप और मिनकॉय। ठीक, लक्षद्वीप और मिनकॉय के बारे में। लक्षद्वीप और मिनकॉय के मिलाकर कुल मिलाकर कितने द्वीप हैं, कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप और मिनकॉय, इनके कुल कितने द्वीप हैं, कुल मिलाकर है 36 द्वीप, और आबादी वाले हैं 11। कुल कितने हैं, इनके जो कुल द्वीप हैं 36 है। ठीक है, और आबादी वाले कितने हैं, आबादी वाले 11 हैं आबादी। ठीक है, 11 पर आबादी निवास करती है। किस किसके हैं, लक्षद्वीप और
मिनकाय के द्वीप है 11। ठीक है, इनके बारे में जो है इतनी बात क्लियर है। और जो है अब हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप के बारे में। ठीक है, कि लक्षद्वीप किन किन से मिलकर बना है। एक तो लक्षद्वीप है, मिनकाय है, और इसके साथ एक नोट ऑन कर लेंगे आप इसके साथ में, लक्षद्वीप, मिनकाय, और एक था उमिन उमिन द्वीप। ये है वो द्वीप जिनसे तीनों से इन तीनों से मिलकर क्या बना था, लक्षद्वीप। कब एक किया गया था इनको, इन सबको तीनों को एक किया गया था 1973 में। ठीक है, 1973 में ये जो तीन है इन तीनों को मिलाकर एक ही इस द्वीप समूह बना दिया गया था, लक्षद्वीप। ठीक है, इनकी कुल आबादी कितनी थी, 36, 11 पर आबादी निवास करती थी। ठीक है, अब इसके बारे जो लक्षद्वीप है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स लिखेंगे, जैसे कि इसकी प्रशासनिक राजधानी क्या थी, कोई सा कौन सा हवाई अड्डा के ऊपर स्थित है, जैसे कि हवाई अड्डा था अगाती द्वीप पर। ठीक है, एक अगाती द्वीप है, उस पर हमारा एक हवाई अड्डा स्थित है। एक ये जो हमारे द्वीप समूह है, एक 9 डिग्री चैनल है, जो कि 9 डिग्री चैनल है, जो कि लक्षद्वीप और मिनकाय को, ये जो लक्षद्वीप है और ये मिनिकाय है, इनको अलग करती है। भाई 10 डिग्री के बारे में हमने पढ़ा था, ये हमारी 10 है, ये हमारी 8 डिग्री है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच से ही कहीं से जाएगी हमारी 9 डिग्री। ठीक है, तो ये है हमारी 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये हमारा जो है मिनिकाय है नीचे, और इसके ऊपर क्या है, ये लक्षद्वीप समूह। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ही क्या बना दिया था हमने, लक्षद्वीप। इन दोनों को 1973 में एक कर दिया गया और उसको नाम दे दिया लक्षद्वीप समूह। ठीक है, ये सब इनके समूहों के नाम है कि इनके अंतर्गत और कौन कौन से जो द्वीप हैं वो आते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप, मिनकाय और उमिन द्वीप को मिलाकर क्या नाम दिया गया था, लक्षद्वीप। 1973 में इनको मिलाया गया था। ठीक है, लक्षद्वीप के बारे में इतनी बात पहले नोट डाउन करेंगे, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये अरब सागर के द्वीप है। ठीक, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, कुछ फैक्चुअल बातें हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे अरब सागर के द्वीप में है इनके फैक्ट्स। ठीक, सबसे पहले फैक्ट्स में लिखेंगे लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो क्या है। लक्षद्वीप की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, लक्षद्वीप की जो प्रशासनिक राजधानी है वो है कवरत्ती द्वीप। कवरत्ती द्वीप किसकी राजधानी है हमारी, लक्षद्वीप की प्रशासनिक राजधानी। ठीक है, एक हवाई अड्डा स्थित है, वो कहाँ पे है, अगाती द्वीप पर। अगाती द्वीप पर लक्षद्वीप का हवाई अड्डा स्थित है। हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, अगाती द्वीप पर। ठीक है, हवाई अड्डा स्थित है कौन से, अगाती द्वीप पर। ठीक, पक्षी अभ्यारण्य कौन से द्वीप पर है, पक्षी अभ्यारण्य जो स्थित है वो कौन से द्वीप पर है, अभ्यारण्य जो है वो है पिट्टी द्वीप पर। द्वीप पर है जो पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा स्थित है, इसको आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा जो पक्षी अभ्यारण्य है वो लक्षद्वीप के पिट्टी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, एक बात ये नोट करेंगे, जो हमने ये अभी समझा था यहाँ पर 9 डिग्री चैनल रेखा की, 9 डिग्री अक्षांश रेखा की, किस किस को अलग अलग करती है। तो ये जो 9 डिग्री चैनल है, इसको 9 डिग्री चैनल या फिर 9 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनकाय को
अलग अलग करने का कार्य करती है। किसको? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को विभाजित करती है। किस किस को विभाजित करती है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। एक 9 डिग्री से नीचे रेखा है 8 डिग्री, ये जो रेखा है 8 डिग्री, ये विभाजित करती है मिनिकॉय को मालदीव से। ठीक है, इसके नीचे एक ये जो 8 डिग्री है, यहाँ पे मालदीव्स होगा, ये वाला जो एरिया होगा ये मालदीव्स का होगा। तो ये 8 डिग्री लाइन है, ठीक है, तो ये आपका मिनिकॉय है और ये क्या है आपका? मालदीव्स है। तो मालदीव से मिनिकॉय को अलग करने का काम कौन सी करती है? आपकी 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, ये कौन सी है हमारी? 9 डिग्री, ये है 8 डिग्री, तो यहाँ पे हमारी 10 डिग्री, जो किसको अलग करती थी? अंडमान निकोबार को अलग अलग करती थी। ठीक है, तो इतना हमने जान लिया कौन सी किसको अलग करती है। ये 8 डिग्री के बारे में भी लिख देते हैं। 8 डिग्री चैनल रेखा है, नीचे ऊपर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और यह है मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव को विभाजित करती है। या फिर इसको लिखेंगे 8 डिग्री चैनल रेखा मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। ठीक है, इसको एक नोट बना के लिख लेंगे। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, भारत और जो मालदीव है उसके बीच में कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है? 8 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर 8 डिग्री चैनल बोलेंगे इसको। ठीक है, 8 डिग्री चैनल के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारी अरब सागर के द्वीपों के बारे में। ठीक, इतनी बात क्लियर है। और कुछ जो इसके बारे में जानना अनिवार्य हो या जानने योग्य हो उसके बारे में देख लेते हैं। हमने सारी रेखाओं के बारे में जान लिया, कौन कौन सी रेखाएं अलग करती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ अलग या अन्य नाम लिख लेते हैं। कुछ अन्य द्वीपों के नाम को है वो नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए कुछ अन्य द्वीपों के बारे में लिख लेते हैं। हमारे अन्य द्वीपों के नाम, अन्य द्वीपों केवल नाम लिखेंगे, जिनके बारे में एक्स्ट्रा जानने की आवश्यकता है केवल उनके बारे में ही जानेंगे और लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा साल्सेट। साल्सेट द्वीप, ये कहाँ पे है आपका? इसको बताएंगे साल्सेट को। फिर आपका आएगा एक वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप, इसके बारे में बताएंगे। तीसरा आता है आपका न्यू मुरे द्वीप, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ये जो साल्सेट द्वीप है ये आपका स्थित है मुंबई के पास है। यहाँ पे मुंबई। ठीक, उसके बाद है आपका वेलिंगटन द्वीप जो कि केरल के पास में या केरल में स्थित है। ठीक है, केरल के पास में स्थित है। फिर आता है न्यू म्यूरे द्वीप जो कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है। यहाँ पे भारत और देश की सीमा पर। तो ये है हमारे कुछ द्वीप। ठीक, ये हैं हमारे कुछ द्वीप जिनके बारे में हमें जानना है। ये जो लास्ट वाला है थर्ड, ये कल रह गया तो इसको नोट डाउन कर लेना। ये आपका बे ऑफ बंगाल का है। ठीक है, किसका है? बे ऑफ बंगाल का द्वीप है। ठीक, इसको आप नोट
कर लेंगे। ठीक है, तो अरब सागर के अन्य द्वीप हैं, इनके बारे में लिख लेंगे। इसके अलावा और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं जो हमें जानना आवश्यक है इनके बारे में। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा ये द्वीप वाला जो टॉपिक है यहीं पे खत्म होता है। अब हम जो अपना स्टार्ट करेंगे इसी क्लास के अंदर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। ठीक है, चलिए, अब हम पढ़ते हैं भारत के घाटों के बारे में। भारत के घाट, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे हम भारत के घाट। ठीक, भारत के घाट कौन कौन से घाट हैं भारत के? दो तरह में हमने इनको डिवाइड किया है। एक तो पूर्वी घाट, जिसको हम ईस्टर्न बोलते हैं, ईस्ट वाला। कौन सा? पूर्वी घाट। ठीक है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न। ठीक है, दूसरा है हमारा पश्चिमी, ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न। पश्चिमी घाट, ठीक, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। ठीक, इतनी बात क्लियर है। कौन कौन से घाट हैं ये हमारे? एक तो ये घाट है हमारे, ये वाला जो घाट का एरिया है, ये कौन सा घाट है हमारा? ईस्टर्न घाट। ठीक, ये हमारा कौन सा घाट है? ईस्टर्न, ईस्ट में जो स्थित है ईस्टर्न घाट। और ये हमारा है वेस्टर्न घाट वाला एरिया। ठीक है, ये जितना भी समुद्र के पास पास में तल है, ये कौन सा हमारा? वेस्टर्न घाट का है। और इधर ये ईस्टर्न घाट है, जितना भी समुद्र के पास में है। ठीक है, अब हम भारत के घाटों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के घाट को हमने दो भागों में विभाजित किया है, एक पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। ठीक है, सबसे पहले हम पूर्वी घाट के बारे में देखेंगे क्या बातें महत्वपूर्ण है। पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है, पूर्वी घाट है, उसकी जो औसत ऊंचाई है वो है लगभग 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक। ठीक है, कितनी है उसकी जो औसत ऊंचाई है? 900 से 1100 मीटर। ठीक है, चलिए, इस बात को यहाँ पर नोट कर लेंगे। जो पूर्वी घाट है, इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, ये बातें लिखनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि पूर्वी जो घाट है उसकी औसत ऊंचाई कितनी मानी गई है या कितनी है। वो कितनी होगी? 900 मीटर से 1100 मीटर। ठीक है, इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है किसकी? जो पूर्वी घाट है उसकी। दूसरी बात, इसके विस्तार की अगर बात की जाए, विस्तार की बात अगर की जाए, इसका जो विस्तार है वो कहां से है? महानदी उड़ीसा, महानदी है उड़ीसा की। ठीक है, महानदी उड़ीसा से, महानदी उड़ीसा से नीलगिरी पर्वत तक है इसका विस्तार। कहां तक है? नीलगिरी पर्वत। पर्वत तक। ठीक है, कहां तक है इसका? नीलगिरी पर्वत तक इसका विस्तार है। ठीक है, कितना है लगभग? लगभग इसका विस्तार है अप्रोक्सीमेटली, लगभग अगर लगाया जाए तो 1800 किलोमीटर का इसका विस्तार है। कितना? 1800 किलोमीटर। इस बात को भी आप नोट कर लेंगे, कितना विस्तार है इसका, कहां से कहां तक है? उड़ीसा से नीलगिरी पर्वत तक है। ठीक, कितना है? 1800 किलोमीटर तक का इसका विस्तार है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो नदियां आती हैं वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, नदियां हैं इसके अंतर्गत, जो नदियां आती हैं, नदियां आती हैं वो है इसकी नदियां हैं। एक तो आपकी है महानदी, जिसके बारे में हमने पहले ही लिखा है कि इसका यहाँ से विस्तार स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर है कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। ठीक है, इसके अंदर अंतर्गत कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो महानदी है, दूसरा है आपकी कृष्णा। ठीक, उसके बाद है आपकी कावेरी,
और फिर है गोदावरी। ठीक है, तो ये इसकी नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं इसकी? महानदी, ठीक, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये इसकी नदियां हैं, इसकी ईस्टर्न घाट की। ठीक है, तो हमने इतना थोड़ा सा जानने की कोशिश की कि ईस्टर्न घाट क्या है। ठीक, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर से 1100 मीटर तक की इसकी औसत ऊंचाई है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? महानदी उड़ीसा से नीलगिरी पर्वत तक इसका विस्तार है। नदियां कौन कौन सी है इसके अंतर्गत? महानदी है, कृष्णा है और कावेरी नदियां। ठीक है, इतनी बात क्लियर है किसके बारे में? वेस्टर्न घाट के बारे में। ठीक है, तो इतना ही हमें जानना था वेस्टर्न घाट के बारे में, इससे अधिक कुछ भी जानने की आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं हम ईस्टर्न घाट की तरफ। ये सब नोट हो गया, अब चलते हैं वेस्टर्न घाट की तरफ। कौन से? वेस्टर्न घाट की तरफ। इसके बारे में लिखेंगे, वेस्टर्न घाट की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई है इसकी 1000 से कितनी? लगभग 1300 मीटर। ठीक, 1000 से 1300 मीटर। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसका जो विस्तार है वो है आपका गुजरात, ठीक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गोवा, केरल। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ तक इसका विस्तार माना जाता है। लगभग कितना विस्तार है? 1600 किलोमीटर का इसका विस्तार माना जाता है। ठीक है, कितना विस्तार माना जाता है? 1600 किलोमीटर का। ये जो घाट है इस पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है इसकी बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमने जानी है आज। ठीक है, एक इसका विस्तार में लिखेंगे कौन सी नदी से कहां तक इसका विस्तार है। ठीक है, कहां से कहां तक है? एक नदी है आपकी ताप्ती नदी, ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। कहां से कहां तक है? ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार भी माना जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे वेस्टर्न घाट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी है? एक तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक, औसत ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर से 1300 मीटर तक की इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक, दूसरा इसका विस्तार कितना है? विस्तार है इसका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। ठीक है, उससे अगली बात, कितना विस्तार है? 1600 किलोमीटर का। कहां से कहां तक है? ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ठीक है, चलिए आप इन बातों को नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब हम यहाँ तक आ गए हैं, घाटों तक हमने घाट हमने पढ़ लिए हैं। तो अब हम जो है भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है, पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स बेसिकली क्यों बनाए जाते थे, क्यों बनाए गए हैं? व्यापार के लिए बनाए गए हैं। जितने भी कुछ सामान का आयात या निर्यात करना है, तो जो भी सामान का आयात या निर्यात होता है वाटर के थ्रू या ओशन के थ्रू, तो वो कहाँ से होता है? पोर्ट से होता है, बंदरगाह से होता है। ठीक है, अलग अलग बंदरगाह हैं हमारे भारत देश में। ठीक है, तो उनकी एक लिस्ट है, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और उनके बारे में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, कौन कौन से बंदरगाह हैं
ठीक है, दोनों घाटों के बारे में हमने जान लिया जो हमें जानना आवश्यक था। ठीक है, बाकी इनके जो बंदरगाह हैं उनको हमें याद रखना है कि कौन कौन से। ठीक है, चलिए अब हम इसके बंदरगाह हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भारत के कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं, यानी कि पोर्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ से शिप लोड अनलोड होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं भारत के प्रमुख कुछ प्रमुख पोर्ट्स के बारे में। भारत के प्रमुख बंदरगाह जिनको हम बोलते हैं पोर्ट्स। भारत के प्रमुख पोर्ट्स, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इनका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाए गए हैं बंदरगाह। ठीक है, जैसा कि हमने जाना व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह बनाए गए। ठीक है, क्यों बनाए गए हैं, व्यापार को बढ़ाने के लिए। बेसिकली किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम बंदरगाह का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, कुछ भी मटेरियल है उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए हम बंदरगाह को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी ऑयल आना है किसी भी कंट्री से, ठीक है, सऊदी से या फिर किसी भी कंट्री से ऑयल आना है, या कोई मोबाइल्स आने हैं, मानो एप्पल के मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई और वो ओशियन के रास्ते आने हैं, ठीक है, कंटेनर्स में पैक होके आने हैं, तो वो किससे आएंगे, पोर्ट्स के द्वारा आते हैं। ठीक है, पोर्ट्स के द्वारा यानी कि बंदरगाहों के द्वारा। अब उनके देश के बंदरगाह से हमारे देश के बंदरगाह पे रिसीव होंगे, फिर यहाँ से ट्रक के द्वारा, ट्रेन के द्वारा या फिर किसी अन्य यातायात के द्वारा वो पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगे। ठीक है, इनके मेन ऑफिस पर पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज भी हो सकती है। ऑयल है, वाटर भी है। ठीक है, जिनके पास पीने का पानी नहीं है हम उनको पानी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा और भी बहुत सी अन्य चीजें हैं जो भारत में बनती हैं और किसी अन्य, जैसे वीट है, गेहूं, ठीक है, ये एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद चावल है। तो ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीजें हैं इनके लिए ही ये बंदरगाहों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, समझ में आया क्यों किया गया बंदरगाहों का निर्माण। तो आपके बेसिकली एक बात को ध्यान में रखना, बस जितने भी व्यापारिक दल हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने बंदरगाहों का निर्माण किया ताकि वो अपने सामान को एक देश से दूसरे देश यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेल करने के लिए बेच सके। ठीक है, बेचने के लिए बेच सके, व्यापार कर सके और उनसे ज्यादा मुनाफा कमा सके। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे कुछ बंदरगाहों के बारे में। ठीक, मुख्य जो है 13 बंदरगाह है, मुख्य जो है। ठीक है, मुख्य कितने बंदरगाह हैं, इसकी संख्या आपको याद रखनी है, कितने हैं, 13 बंदरगाह। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है, कितने बंदरगाह हैं, 13। सबसे पहले जो बंदरगाह है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कांडला बंदरगाह। ठीक, कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह जो है वो कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी में है। ये कहाँ पे है, कच्छ, कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पे, कच्छ की खाड़ी, और कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, ये कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में है, गुजरात में। ठीक, क्या नाम है इसका, कांडला बंदरगाह। कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी में है। ठीक है, यहाँ से किस चीज का एक्सपोर्ट होता है, बेसिकली या मेनली किस चीज का एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से वस्त्रों का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है। यहाँ से किसका, वस्त्रों का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता। ठीक है, कौन से कांडला बंदरगाह से। ठीक है, वस्त्रों का
एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इसके अलावा जो है पेट्रोलियम पदार्थ है, उर्वरक है, गंधक यानी कि सल्फर है, इन सब का भी आयात या निर्यात होता है। किससे? कांडला बंदरगाह से। ठीक है, यह उत्तर भारत को आपूर्ति सप्लाई करता है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, मैन मेड नहीं है। बंदरगाह भी दो प्रकार के हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कशन नहीं किया। एक प्राकृतिक है और एक कौन सा है? मैन मेड। मैन मेड वो है जो आदमी ने खुद बनाए हैं। प्राकृतिक वो है जिनके बनने का कुछ पता नहीं कब बने थे। ठीक है, हमें ऐसे ही मिल गए बने बनाए। ठीक है, या नेचुरली तरीके से जो बन चुके हैं बंदरगाह। ठीक है, ये आदमी ने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं ताकि वो अपने व्यापार को बढ़ा सके। ठीक, तो दो तरह के बंदरगाह हैं, इनके बारे में भी आप ध्यान में रखेंगे। एक प्राकृतिक है और मैन मेड है। ये जो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, ये कैसा है? यह एक प्राकृतिक, कैसा? प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, केंद्र सरकार ने 4 अक्टूबर 2017 को इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया था। ठीक है, इसका नाम परिवर्तित हुआ है। नाम परिवर्तन करके क्या किया था इसका? कब हुआ था? पहले तो ये डेट याद रखनी है, तो 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर कब? 4 अक्टूबर 2017। सही सही, 4 अक्टूबर 2017 को नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नाम बदलकर इसका नाम कर दिया गया दीनदयाल दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया या रख दिया गया। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, तो ये है हमारा पहला बंदरगाह। ठीक, कौन सा है? कांडला बंदरगाह। ठीक है, जिसका जो कहाँ पे स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, दूसरा ये मेनली किसके लिए उपयोग में होता है? वस्त्रों के एक्सपोर्ट के लिए। इसके अतिरिक्त इसमें पेट्रोलियम जैसे अन्य पदार्थों का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। पेट्रोलियम हुआ, सल्फर हुआ आदि ऐसी भी जितनी चीजें हैं, इन सब का भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, नेचुरल बंदरगाह है, नेचुरल पोर्ट है। ठीक है, 4 तारीख को यानी कि 4 अक्टूबर 2017 को इसका नाम बदला गया था। कांडला बंदरगाह से इसका नाम क्या कर दिया गया था? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा पहला बंदरगाह। अब चलते हैं हम अपने अगले बंदरगाह की तरफ। ठीक है, ठीक है, इसके बाद दूसरा जो बंदरगाह है वो है हमारा मुंबई बंदरगाह। ठीक, कौन सा है? दूसरा। ठीक है, इसको बोलेंगे मुंबई। ठीक है, मुंबई पोर्ट। ये कौन सा? हमारा दूसरा नंबर है। ठीक, पहला कौन सा था? हमारा कांडला, जिसका नाम क्या कर दिया गया था? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, ये कैसा पोर्ट है? प्राकृतिक है या फिर मैन मेड है? ये कैसा? ये भी एक प्राकृतिक, ये है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, दूसरा कहां पे स्थित है? ये है सालसेट द्वीप पर। कहां पे? सालसेट द्वीप पर स्थित है। कहां पे? मुंबई में। मुंबई के पास में है आपका सालसेट द्वीप। ठीक है, उसके ऊपर ये स्थित है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहां पे है? सालसेट द्वीप पर इसकी लोकेशन है। ठीक है, देश का सर्वाधिक समुद्री यातायात व्यापार
इसी से होता है। ठीक है, जो हमारी भारत है उसका जो मैक्सिमम व्यापार है वो कौन से बंदरगाह से होता है, ये मुंबई बंदरगाह से। ठीक है, कहाँ पे है, साल्सेट द्वीप पे। ठीक, इसके बारे में लिखेंगे, पेट्रोल उत्पाद का व्यापार इसी से होता है। ठीक है, जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनका व्यापार, मेनली पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार होता है इससे। ठीक है, जितने भी पेट्रोलियम, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या फिर केरोसिन हो गया, इन सब के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए कौन सा बंदरगाह जाना जाता है, मुंबई का बंदरगाह है, जिसका नाम क्या है आपका, मुंबई बंदरगाह। ठीक, कहाँ पे, साल्सेट द्वीप पर। ठीक है, तो लिखेंगे पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार इसी से होता है। इसी से होता, इसी बंदरगाह से जितने भी आपके पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनका व्यापार होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है एक और बंदरगाह। ठीक, या फिर इतना ही रखते हैं आज, इससे आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी फिर। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, इससे आगे के जो बंदरगाह हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से किसका व्यापार होता है और किसके जो कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक है और कौन सा मैन मेड है। ठीक है, यानी कि मानव निर्मित है, जिसको मानव ने बनाया है। ठीक, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आगे, यानी कि आने वाली क्लास में। ठीक है, आज यहाँ तक ही रखते हैं। आज हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना, जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण था, और अब हम पढ़ रहे हैं घाटों के बारे में, भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने 2 कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो एक गुजरात वाला और दूसरा हम पहुंच गए हैं अपना मुंबई में। ठीक है, मुंबई के बाद गोवा का है। ठीक, गोवा के अंदर एक बीच है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद चलेंगे हम आगे, जितने भी हमारे प्रमुख जो 13 बंदरगाह हैं। ठीक, तो इनको आप रिवाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।